इसका यार ये चार्जर से फोन चालू नहीं हो रहा, चार्ज नहीं हो रहा है। हेलो। हाँ भाई। चलिए, यहाँ जितने बच्चे बैठे हैं उनको मैं पढ़ा रहा हूँ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। राइट। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हमने 5 मेजरमेंट पढ़ने हैं, जिनके नाम हैं अरिथमेटिक मीन, मीडियन मोड, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। उसके अंदर से हमने 5 मीन में से पहला जो एवरेज है अरिथमेटिक मीन वो पढ़ लिया है। सबका हो गया कि नहीं हुआ? मीन, अरिथमेटिक मीन। उसके बाद अरिथमेटिक मीन की 3 प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली प्रॉपर्टी होती है सम ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन इज ऑलवेज जीरो। ये मैं कल पढ़ा रहा था एक बेच में, एक दूसरी बेच में हुआ कि नहीं? 2 जुलाई वाली बेच हो गया। दूसरे नंबर पे समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर इज ऑलवेज मिनिमम, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन इज ऑलवेज मिनिमम। ये एक दूसरी प्रॉपर्टी होती है। तीसरी प्रॉपर्टी होती है कंबाइंड मीन प्रॉपर्टी। ये हुई कि नहीं हुई? हो गई। चलो, जिनकी नहीं हुई वो लिख। उसके बाद फिर कुछ पढ़ाया आगे कि नहीं पढ़ाया? क्या करेक्टेड मीन पढ़ाया? चलो, तो कंबाइन मीन का कर लो एक बार और, क्वेश्चन में दूसरे करा दूंगा। तीसरी जो प्रॉपर्टी होती है वो कहलाती है कंबाइन मीन प्रॉपर्टी। कंबाइन मीन, कंबाइन मीन का फॉर्मूला होता है एक्स डबल बार बराबर n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2। दो अलग अलग ग्रुप को अगर आपको कंबाइन करके मीन निकालने के लिए बोला जाए, आपका क्या आज पहली दिन है दोनों का? फर्स्ट डे है? और कौन है पहले दिन वाले बच्चे? अच्छा, 1 2 3, 2 और इधर 3 और। भाई, आप लोग आज से ज्वाइन किया है तो आप 2 दिन के लेक्चर देख लें यूट्यूब पे, 10 और 11 जुलाई के। ठीक है। चलिए, कंबाइन मीन में दो अलग अलग ग्रुप को कंबाइन करके कंबाइन मीन निकाला जाता है। n1 का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन फर्स्ट ग्रुप, n2 का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन सेकंड ग्रुप। x1 बार का मतलब होता है मीन ऑफ फर्स्ट ग्रुप, x2 बार का मतलब होता है मीन ऑफ सेकंड ग्रुप। कंबाइन मीन हम निकाल लेते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं। द एवरेज स्कोर ऑफ फर्स्ट 6 प्लेयर of a team is 40 runs। एक टीम के पहले 6 खिलाड़ियों का एवरेज स्कोर कितना है? 40 रन है। एंड द मीन स्कोर ऑफ रिमेनिंग 4 प्लेयर्स, रिमेनिंग 4 प्लेयर्स का मीन स्कोर इज 20 रन्स। पहले 6 खिलाड़ी 40 के एवरेज से रन बना रहे हैं और बचे हुए 4 खिलाड़ी 20 के एवरेज से रन बना रहे हैं। प्लेयर ऑफ 20 रन्स। फाइंड दी मीन स्कोर ऑफ होल टीम। पूरी टीम का मीन स्कोर निकालिए। फाइंड द मीन स्कोर ऑफ होल टीम। पूरी टीम का मीन स्कोर क्या होगा? तो पूरी टीम को इन्होंने अभी 2 भागों में बांट दिया है। एक टीम में, एक भाग में 6 खिलाड़ी हैं और दूसरे भाग में 4 खिलाड़ी हैं। तो n1 बराबर अपन क्या ले लेंगे?
N1 इज इक्वल टू क्या, कितने खिलाड़ी हो गए पहले भाग में, 6। तो N1 बराबर तो हो गया 6, x1 बार बराबर हो गया, मीन कितना है 40, N2 बराबर कितना 4, x2 बराबर कितना 20। पहले 6 खिलाड़ी 40 के एवरेज से रन बना रहे हैं और बचे हुए 4 खिलाड़ी 20 के एवरेज से रन बना रहे हैं, तो पूरी टीम का एवरेज स्कोर कितना हो जाएगा, तो कंबाइन मीन लगा देंगे 6 इंटू 40 प्लस 4 इंटू 80 अपॉन 10। चलो, तो ये तो 240 हो जाएगा और ये 8 चौक 32, 320 हो जाएगा। 320 डिवाइडेड बाई 10, तो कितना फाइनल आंसर आया 56। हाँ बोलो, यहाँ 20 आएगा एक्चुअली। एक मिनट 80 मैंने टोटल ही लिख दिया, यहाँ 20 आएगा, 20। तो इसकी जगह पे यहाँ पे 80 आ जाएगा। टोटल एवरेज स्कोर कितना आ गया 32, 320 अपॉन 10 यानी कितना 32। चलिए सा सिंपल सा कंबाइन मीन का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। N1 N2 हमको दिए गए हैं, x1 बार x2 बार दिए गए हैं, कंबाइन मीन निकालने के लिए बोला गया। कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, चलो आगे बढ़े। अरे भाई, जो लोग पढ़ रहे हैं पहले से, कंबाइन मीन बिल्कुल क्लियर कट आपको 2 भागों में बांट दिया जाएगा और आपसे बोला जाएगा कि आप दोनों ग्रुप का कंबाइन मीन जो है वो निकालिए। कंबाइन मीन का फॉर्मूला मैंने आपको भी लिखवाया। अगर मान लो 3 ग्रुप हुए, एक क्वेश्चन लिखते हैं। द मीन मार्क्स ऑफ टॉप 40 स्टूडेंट्स, मीन मार्क्स ऑफ, सब लोग लिखो, मीन मार्क्स ऑफ टॉप 40 स्टूडेंट इन ए स्कूल इज 62। टॉप 40 स्टूडेंट है और उनके मीन मार्क्स कितने हैं 40 हैं एंड 62 हैं, एंड द मीन मार्क्स ऑफ लास्ट 40 स्टूडेंट इज 42। if there are 100 student and their mean marks is 50, find the mean marks of remaining 20। अब जो 20 बचे हैं, पूरी स्कूल में 100 बच्चे हैं और उनके मीन मार्क्स 50 हैं। टॉप जो 40 हैं उनके मीन मार्क्स 62 हैं, आखिरी के जो 40 हैं उनके मीन मार्क्स 32 हैं। अब जो 20 के बच रहे हैं 42 हैं। अब बीच के जो 20 बच रहे हैं उनके नंबर अपने को पता करना है। क्या करें यादव जी, यादव जी है ना? अरे भाई टोटल कितने हैं सब सोचो, कितने हैं 100, कितने भागों में बढ़ गए, बढ़ गए ना। टॉप 40 अलग, आखिरी के 40 अलग, बीच में कितने बचे 20। तो N1 अपन मान लें क्या 40 और उसका मीन कितना दे रखा है 62, उस ग्रुप का मीन। N2 अपन मान ले आखिरी के 40, उनका मीन कितना दे रखा है 42। अब बचे कितने 20, वो तीसरे ग्रुप के हो गए, उनका मीन अपने से उनने पूछा है, वो अपने को निकालना है। और कंबाइन मीन उनने अपने को 50 दे रखा है, सारे के सारे मिला करके 100 बच्चों का कंबाइन मीन कितना दे रखा है 50। अब अपन फॉर्मूला लगा लेंगे, ये लिख लो पहले।
सब मालूम है, जो जो मालूम है वो लिख लिया। n1 n2 n3 मालूम है, x1 बार और x2 बार मालूम है, x3 बार निकालना है। कंबाइन मीन हमने अपने को 50 दे रखा है। अब दो की बजाय तीन ग्रुप हो गए, तो फार्मूला क्या बन जाएगा? क्या तीन का फार्मूला बना सकते हैं अपन? क्या फार्मूला बन जाएगा तीन का? बताओ। n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार प्लस n3 x3 बार अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3। कर लो, जो जो मालूम है वो उसमें रखते जाओ। चलिए, तो x डबल बार बराबर आपका फार्मूला हो गया n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार प्लस n3 x3 बार अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3। कंबाइन मीन 50, पहले ग्रुप में 40 मीन 62, दूसरे ग्रुप में भी 40 मीन 42, तीसरे ग्रुप में 20 मीन निकालना है। और सबका टोटल अपने को कितना दे रखा है? 100 दे रखा है। अब ये इक्वेशन बन गई है, अब अपने को इसको सॉल्व करना है। कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? 500 इधर आके कितना हो जाएगा? 5000। 40 इंटू 62 करो जरा कैलकुलेटर पे। 2480, 2480। फिर 42 इंटू 40 करो, 1680। और फिर 20x3 बार हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ के इधर लाके माइनस करा तो कितना? 2480 1680 को जोड़ा 4000 तो यही हो गए, और 160 और हो गए। एक 4160। दोनों का टोटल कितना आ रहा है? 4160। उधर लाके माइनस किया तो कितना बचा? 840 बचा, बराबर 20x3 बार। तो x3 बार बराबर कितना हो गया? 840/20। ये भी 42 आ रहा है, 42। तो टॉप 20 के एवरेज नंबर 62 है, बीच के 20 के एवरेज नंबर भी 42 है, और आखिरी के 20 के भी एवरेज नंबर 42 है। अरे समझ में आ रहा है क्या कुछ की नहीं आ रहा है? यादव जी, पढ़ना पड़ेगा। ये फॉर्मूला है प्रेरक पगारिया जी, ये फॉर्मूला, और यही सब आगे लिखा हुआ है। n1 40, n2 40, n3 20, x1 बार 62, x2 बार 42 और x3 बार निकालना है। वो भी हमारा कितना निकला है? 42 ही निकला है। क्वेश्चन ये लिखा हुआ, थोड़ा बड़ा दे दिया मैंने, इतना बड़ा आता नहीं एग्जाम में, पर फिर भी समझने का मामला है। हम कंबाइन मीन के फार्मूले को कितने भी लंबे तक एक्सटेंड कर सकते हैं, 2 ग्रुप के लिए, 3 ग्रुप के लिए, 4 ग्रुप के लिए, बढ़ता जाएगा तो फार्मूला। ठीक है भाई, समझ में आया कि नहीं? भवानी मंडी वाला बालक किधर है? हाँ ठीक है, चलिए आगे बढ़े। रीवा सतना वाले आ गए, अग्रवाल बंधु। हाँ ठीक है। और खास है वो मेरा भवानी मंडी वाला। तो विशेष ध्यान रखना पड़ता, उसके पास आधार कार्ड बना हुआ दोनों राज्य का, एमपी का आधार कार्ड भी है और राजस्थान का भी आधार कार्ड। 2 राज्य का निवासी है वो, इसलिए उसको पूछना पड़ता है मेरे को। चलिए भैया आगे बढ़े। इधर उधर उधर नए लोग जो भी बैठे हैं, और बाकी पुराने। इधर कंबाइन मीन हो गया था अपना। चलो उसके बाद अगला अपना टॉपिक है करेक्टेड मीन का। करेक्टेड मीन निकालिए। करेक्टेड मीन का फॉर्मूला होता है एक्स सी बार बराबर एन एक्स बार माइनस रॉन्ग वैल्यू प्लस करेक्ट वैल्यू अपॉन 10 n। ये उसका फार्मूला है। यहाँ पे डब्ल्यू बी का मतलब है रॉन्ग वैल्यू, और सी बी का मतलब है करेक्ट वैल्यू।
रॉन्ग वैल्यू और करेक्ट वैल्यू। क्वेश्चन में हमको एक रॉन्ग वैल्यू दे दी जाएगी, एक करेक्ट वैल्यू दे दी जाएगी। बोला जाएगा कि जो मीन निकला है वो रॉन्ग वैल्यू से निकला है, आपको उस रॉन्ग वैल्यू को हटाना है, उसके बदले में करेक्ट वैल्यू को रखना है और करेक्टेड मीन कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन से समझ में आएगा मामला। लिखते हैं क्वेश्चन। फॉर्मूला लिख लिया सबने? ये करेक्टेड मीन का फॉर्मूला लिखा हुआ है। चलो, द मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशंस, the mean of 10 observations is found to be 34। 10 वैल्यू का मीन कितना निकल रहा है? 34 निकल रहा है। लेटर इट was found that one value 26 is wrongly taken as 38। बाद में पता चलता है कि एक वैल्यू 26 को गलती से क्या ले लिया गया था? 38 ले लिया गया था। मतलब रॉन्ग वैल्यू कौन हो गई? 38 और करेक्ट वैल्यू कौन हो गई? 26। मीन आपने 38 से कैलकुलेट किया और मीन आपका आया कितना? 34। बाद में आपको पता चला कि यार ये 38 तो गलत है, इसकी जगह हमको क्या रखना है? 26 रखना है। तो 26 से करेक्टेड मीन हमको कैलकुलेट करना है। फाइंड दी करेक्टेड मीन। करेक्टेड मीन निकालिए ऐसा। ठीक, हाँ मंगेश, हेलो। जैसे महाकाल मंगेश, अच्छा बात हुई थी क्या तेरी? अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। अरे उनकी भस्म आरती हुई कि नहीं हुई? बस तो फिर काय का प्रोटोकॉल है, फिर तो हो गया, बस भस्म आरती का काम था अपना। प्रोटोकॉल में क्या होता है, और अंदर नंदी उंदी के वहां ले जाके दर्शन करा देते हैं ऐसा। आज तो बंदी होगा, सावन में बंद देता है क्या टोटल? हम्म। 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 वो तो वो सीएम था ना आज, तो वहां तो सब ऊपर नीचे होगा। नहीं नहीं, ठीक है। ठीक है ठीक है। हाओ हाओ, ठीक है ठीक है, ओके। हाँ भैया, आंसर निकला क्या? अच्छा, अभी कितने लोगों को ये नहीं बन रहा है? हाथ खड़े करो जरा। एक, दो, तीन, चार, पांच। अच्छा, अब मेरे को ये बताओ कि ये करेक्टेड मीन निकलने का अपने से बोल रहे हैं, ठीक है? करेक्टेड मीन का अपना ये फॉर्मूला है, एन एक्स बार माइनस रॉन्ग वैल्यू प्लस करेक्ट वैल्यू अपॉन एन। ठीक है, अब अपन सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन में अपने को एन मालूम है क्या? एन, एन मालूम है क्या? जिनको नहीं आया वो जवाब दे भाई। क्या? 10। एन बराबर 10 लिखा हुआ, 10 वैल्यू का एन बराबर 10। फिर मीन मालूम है क्या? मीन ऑफ 10 वैल्यूज, 10 ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है 10 वैल्यूज, एन बराबर 10। कितना मिला? 34। तो मीन भी मालूम है 34। ठीक, अब रॉन्ग वैल्यू, इट वाज फाउंड दैट वन वैल्यू 26 इज रॉन्गली टेकन एज 38। तो रॉन्ग वैल्यू क्या हो गई? 38 हो गई, ये भी दे रखा है। और करेक्ट वैल्यू क्या हो गई? 26, ये भी दे रखा है। अब ये फार्मूला है, इसमें वैल्यू रखनी है, निकालते हैं रख के। एन की जगह पे कितना? 10। एक्स बार की जगह पे कितना? 34।
माइनस रॉन्ग वैल्यू कितना 38 प्लस करेक्ट वैल्यू कितना 26 डिवाइडेड बाय 10। बाकी का काम कैलकुलेटर को करना है, करो। हेलो। हम्म, भेज दिया क्या? ठीक है, ओके। ये 340 को माइनस करा 38 प्लस करा 26 डिवाइडेड बाय 10 कर दिया। अब ये तो कैलकुलेटर पे कर लोगे कि नहीं कर लोगे भाई? कितना आंसर आ रहा है? हाँ, 32.8। 32.8 इज द आंसर। अब ये भी इतना ही तो करना है। इसमें क्या है, सब दे रखा है, फार्मूला मालूम है, वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। बाकी का काम 10 इंटू 34 भी अपने को नहीं करना, अपना छोटा भाई है ना कैलकुलेटर, वो करेगा। 34 इंटू 10 340 माइनस 38 प्लस 26 आपको ऊपर मिल जाएगा 328 डिवाइडेड बाई 10, खत्म। अब इतना तो करना पड़ेगा ना सीए बनने के लिए। ठीक है, सब कुछ है यहाँ। ये खासियत रहेगी सब्जेक्ट में कि जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो जरूरी है वो सब दिया जाएगा। इसके पहले वाले क्वेश्चन कंबाइन मीन में भी n1 मालूम है, n2 मालूम है, x1 बार आपको सिर्फ पहचानना है क्या है, वो सबको उठा करके फॉर्मूले में रखना है। कर लोगे कि नहीं कर लोगे? चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, द मीन ऑफ 20 वैल्यूज। हेलो, हाँ गुड मॉर्निंग बॉस। मैं 10:30 बजे लगूँ, क्लास ले रहा था। मीन ऑफ 20 वैल्यूज इज फाउंड टू बी, mean of 20 values is found to be 64. Later it was found that, बाद में पता चला कि it was found that two values 58 and 68 are wrong and the correct values are, and the correct values are 62 and 52। करेक्ट वैल्यू 62 और 52 ट्रू, जबकि ले ली गई थी 58 और 68। फाइंड दी करेक्ट मीन। सही मीन निकालिए सर। दो गलत है और दो सही है। कितना? 63.4। कितना आया? चलो, कितने लोगों को नहीं आया अभी? एन बराबर कितना है?
20 है। एक्स बार कितना है? एक्स बार कितना? 64। चलो करेक्टेड मीन निकालेंगे 20 इंटू 64 माइनस, दो वैल्यू रॉन्ग है, कौन कौन सी? 58 और 68। और करेक्ट कौन कौन सी है? 52 और 62। डिवाइडेड बाय वापस क्या कर देंगे? 20 कर देंगे। बताइए कितना आंसर सब फाइनल? 63.4 आंसर। दो बार माइनस करना है, दो बार प्लस करना है, जो आंसर आया उसको 20 से डिवाइड कर दें। कैलकुलेटर पे कर लोगे कि नहीं कर लोगे? कंबाइन मीन और करेक्टेड मीन दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इनके न्यूमेरिकल एग्जाम में आते हैं पर बहुत सिंपल आते हैं। आंसर आ रहा है, सबका आ रहा है ना 63.4। जतिन भाई, जतिन भाई आपका आंसर जो है वो 32.8 पिछले बार वाला आ रहा है, अभी बार वाला बताओ कितना आ रहा है? जतिन भाई, सक्षम, प्रिंस, दिव्यांशी, हर्षित, आयुष, सक्षम जी बताइए। 63.4 आ गया। कंबाइन मीन और करेक्टेड मीन ऐसे दो टॉपिक हैं जो एग्जाम में मीन के पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, मीन के नजरिए से उनको पूछा जाता है। ठीक है, सीधा सीधा सब दिया रहेगा, आपको उनको सॉल्व करना रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ जाए, बोलो हाँ कि ना? चलो अभी मैं आपको मोड पढ़ाए दे रहा हूं, मीडियन कल पढ़ूंगा, मीडियन परसों। मोड हुआ क्या सबका? नहीं हुआ? मीडियन नहीं, चलो पहले मोड पढ़ लेते हैं फिर मीडियन पढ़ लेंगे। मोड क्या है? द वैल्यू विच इज रिपीटेड highest times in the distribution, the value which is repeated highest times in the distribution is known as mode। वो वैल्यू जो पूरे डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे ज्यादा बार रिपीट होती है वो क्या कहलाती है? मोड कहलाती है। मोड की डेफिनेशन बताई गई है कि सबसे ज्यादा रिपीटेड वैल्यू को ही एवरेज का दर्जा मिलना चाहिए। The value which is repeated highest times in the distribution is known as mode। तो आपको ये देखना है कि कौन सी वैल्यू सबसे ज्यादा बार दोहराई जा रही है। इट इज एन इल डिफाइंड एवरेज, ये एक कमजोर रूप से परिभाषित औसत है। आपको याद होगा प्रोफेसर जूल साहब थे अपने एक, और जूल साहब ने पहली ही प्रॉपर्टी ये लिखी थी कि अच्छा एवरेज वो माना जाएगा जिसकी डेफिनेशन एकदम क्लियर होगी। मोड एक क्लियरली डिफाइंड एवरेज नहीं है, मोड की डेफिनेशन में ही गड़बड़ है। इट इज एन इल डिफाइंड एवरेज बिकॉज, क्योंकि इन सम केसेस इट कैन नॉट बी डिटरमाइन, कुछ मामलों में ये निकलता नहीं है। इन सम केसेस इट कैन नॉट बी डिटरमाइंड एंड इन सम केसेस it can be obtained more than one times। कुछ मामलों में ये निकलता नहीं है और कुछ मामलों में हम इसको एक से ज्यादा बार भी कैलकुलेट कर लेते हैं, मतलब इसके आंसर एक से ज्यादा भी निकल सकते हैं। मोड की ये समस्या है, मोड बहुत गड़बड़ है। जब एवरेज निकालने की बात निकली तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग आइडिया दिए। किसी ने बोला कि सारी वैल्यू को टोटल लगा करके उसको उसके नंबर से डिवाइड कर दो, इस मेथड को क्या बोला जाता है? अरिथमेटिक मीन बोला जाता। किसी ने बोला कि सारे एवरेज को असेंडिंग, सारी वैल्यूज को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो, जो वैल्यू सेंटर में आएगी वो एवरेज है, उसका नाम क्या हो गया? मीडियन। अभी अपन पढ़ेंगे। किसी ने बोला कि जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है वो मोड है, वो एवरेज है, और उस एवरेज का नाम क्या हो गया? मोड। पर मोड बनाने वाले ने ये नहीं देखा कि उसकी इस तरीके से एवरेज निकालने में गड़बड़ बहुत हो रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये देखें
ये एक एग्जाम्पल हमने लिखा, डिस्ट्रीब्यूशन लिखा हुआ है 5, 7, 10 से 10, 12 और 15। अभी तो यहाँ 10 दो बार रिपीट हो रहा है और हमको दिख रहा है कि 5 से लेके 15 का एवरेज 10 आ रहा है। इट्स ए गुड डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे कोई समस्या नहीं है, मोड 10 निकल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगली बार वाले में अपन देखें कि 5, 7, 10, 6, 10, 8, 7 और 15। तो अब 10 भी दो बार है और 7 भी दो बार है, तो मोड 2 हो गए। अब क्योंकि 10 भी दो बार रिपीट हो रहा है, वो बोलेगा मैं एवरेज हूँ, 7 भी दो बार रिपीट हो रहा है, वो बोलेगा मेरे एवरेज हूँ। तो मोड के साथ ये दिक्कत है कि एक ही आंसर आएगा, इसकी गारंटी नहीं है। 10 भी दो भी आंसर निकल सकते हैं। एक निकला तो यूनी मॉडल, दो निकले तो बाई मॉडल, तीन निकले तो ट्राई मॉडल, और तीन से ज्यादा मोड निकल गए तो मल्टी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मल्टी। भाई बहुत सारे मोड हो सकते हैं। मान लो अभी 4 वैल्यू ऐसी हो जाए जो दो दो बार रिपीट हो, तो 4 मोड हो जाएंगे। 5 वैल्यू ऐसी हो जाए जो दो दो बार रिपीट हो, तो 5 मोड हो जाएंगे। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि एक ही वैल्यू सबसे ज्यादा बार रिपीट होगी। तो ये एक मोड की गड़बड़ है। दूसरी बात, 5, 7, 10, 6, 5, 12, 5 और 20। अब की बार मोड क्या? 5 एक बार, दो बार और 3 बार, तो मोड क्या हो गया? 5। अब हम बोल रहे हैं कि 5 से लेके 20 तक की सेंट्रल टेंडेंसी 5 है। भाई ये मोड एवरेज है ना, और एवरेज कितना निकल रहा है? 5। और एवरेज निकलना कहाँ चाहिए? सेंटर में, लेकिन निकल कहाँ रहा है? कॉर्नर में। तो मोड इसकी गारंटी नहीं देता कि एक ही आंसर आएगा, तो इसकी भी गारंटी नहीं देता कि एक सारे आंसर सेंटर में आएंगे। मोड कहीं भी मिल सकता है। मीन सेंटर में आएगा, मीडियन सेंटर में आएगा, ज्योमेट्रिक मीन भी सेंटर में कहीं आएगा, कोने में तो नहीं जाएगा, और हार्मोनिक मीन भी सेंटर में कहीं आएगा, कोने में नहीं जाएगा। लेकिन मोड इस बात की गारंटी नहीं है कि आंसर सेंटर में ही आएगा। मतलब इस बात की गारंटी नहीं है कि एक ही आंसर आएगा, और इस बात की गारंटी भी नहीं है कि आंसर सेंटर में आएगा। अरे भैया, आप लोगों को आप ही की ही भाषा में मैं समझा रहा हूं, बोलो हाँ कि ना। तो जो मैं समझा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सब मर्जी से पढ़ने आए हैं ना, कोई ऐसा तो नहीं है किसी को जबरदस्ती किसी ने भेजा हो, पापा ने मार कूट के, मम्मी ने दादा दादी की कसम दे के, अपनी कसम दे के कि नहीं तेरे को तो सीए बनना ही पड़ेगा। ऐसा तो कोई नहीं है। पर आधे लोग ऐसे बैठे हुए हैं। कौन है? तू ऐसी आया क्या? ये नहीं नहीं, वो तो वो मर्जी से आया है। वो मर्जी से इंदौर आया है। वो मर्जी से इंदौर सीए करने आया है कि नहीं आया, ये कंफर्म नहीं है। उसको लग गया है पूरा जीवन तो यही निकलना है। कौन सा है तेरा? जीरापुर ना? तब जीरापुर में कुछ रखा है नहीं है। 2, 4, 5 साल जीवन के हैं, फिर जीरापुर ही कटना है। फिर वही बीबी, वही बच्चे, वही पापा बिस्किट दिला दो, पापा चॉकलेट दिला दो, वही साड़ी दिला दो। वही जीवन है आगे का। तो उसने कहा 4, 5 साल जीवन के जी लो। दोस्त यार सवाई का है इधर, टीम पूरी पहुंच चुकी थी। हैं? हाँ, फिर 10 जने यहाँ आ गए तो जीरापुर में बचा क्या? तो अब उनने कहा ये सब हम मजे करेंगे, मैं यहाँ जीरापुर में चक्की पीसूंगा। तो इसने भी घर में घोषणा कर दी कि मैं भी सीए करूंगा। देखो 9 गए तो मैं भी जाऊंगा, ऐसा करके वो आ गया। तो इंदौर आना उसका निर्णय है। सीए करना नहीं करना वो एक डिफरेंट चीज। अब कहीं ना कहीं तो एडमिशन लेना ही था ना। उन्होंने नाटा एकेडमी अच्छी बढ़िया यहाँ। अगला देखो डिस्ट्रीब्यूशन भाई, बाकी सब लोग भी जो नए बैठे हैं वो भी, जो पुराने आए वो भी, और जो बहुत पुराने हैं वो भी, और जो बचपन से आ रहे हैं वो भी, सब देखो। 5, 7, 10, 12, 15, 20, 24। अब की बार बताओ मोड क्या? ये वैल्यूज है। क्या मोड हो गया? एक भी मोड नहीं है, मोड वैल्यू रिपीट ही नहीं हो रही। जब रिपीट ही नहीं हो रही तो कहां से एवरेज निकाल लेंगे? इस मामले में मोड डिफाइन ही नहीं हो रहा। हम बोल देंगे नो मोड, नो एवरेज।
समस्या आ रही है ना? यहाँ पे एवरेज निकल नहीं रहा, यहाँ पे एवरेज कोने में निकल रहा है, यहाँ पे एवरेज दो दो निकल रहे हैं। इतनी सारी समस्याएं सिर्फ किसके साथ हैं? मोड के साथ है, और किसी एवरेज के साथ नहीं है। वो सेंटर में आंसर देंगे, उनका आंसर आएगा, इसकी 100% गारंटी है, और एक ही आंसर आएगा, इसकी भी 100% गारंटी है। ये सारे झमेले किसके साथ है? मोड के साथ है। क्यों? क्योंकि उसकी डेफिनेशन ही कमजोर है। इसलिए बोल दिया गया है कि मोड एक इल डिफाइंड एवरेज है। डिफाइंड तो लिखा ही नहीं था। मोड इज एन इल डिफाइंड एवरेज, जिसकी डेफिनेशन में गड़बड़ है। ठीक, लिख लो उसको, यहाँ लिखा तो है इल डिफाइंड, सही तो लिखा है यार मैंने। चलो, मोड इज एन इल का मतलब था बीमार, बीमार औसत कहलाता है। इन सब में सबसे कमजोर कौन है? मोड है। हमसे बोला जाए विच वन इज द मोस्ट अनस्टेबल एवरेज? मोड। मोस्ट अनरिलायबल एवरेज? मोड। मोस्ट रिलायबल एवरेज? मीन। मोस्ट स्टेबल एवरेज? मीन। सारी अच्छी चीजें किसके खाते में? मीन के खाते। सारी बुरी चीजें किसके खाते में? मोड के खाते हैं। बेचारा। आगे बढ़ते हैं। तो हमने लिखा है कि जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार रिपीट होती है वो क्या कहलाती है? मोड कहलाती है। अब देखिए साहब, हमने मीन को पढ़ा तीन डिस्ट्रीब्यूशन में, तीन तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन। जो पहले पढ़े हैं 2 जुलाई वाले बच्चे वो भी, और जो 10 जुलाई वाले बच्चे, एक डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ा, एक डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी में पढ़ा, एक कंटिन्यूस में। इसी प्रकार मोड को भी अपने को तीनों में पढ़ना है। लेकिन डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में मोड को निकालने का कोई फार्मूला नहीं है। मोड कैसे निकालोगे? अभी आप पढ़ा ना, अपन ने सब डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन लिखे थे। तो क्या मोड कैसे निकलेगा? जिसकी वैल्यू, जो फ्रीक्वेंसी सबसे, मतलब जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, वो मोड हो जाएगा। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी में क्या करेंगे? वो देखेंगे कि किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। दो मामलों में मोड को निकालने के लिए आपको कोई भी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तीसरा बचा कौन सा? कंटिन्यूस क्लास इंटरवल। उसमें फार्मूला लगाना पड़ता है। तो हम लिख लेते हैं फार्मूला उसका सीधा। इन केस ऑफ कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के मामले में, पर्टिकुलर इन केस ऑफ कंटिन्यूस, मोड इज कैलकुलेटेड बाय, मोड इज कैलकुलेटेड बाय फॉलोइंग फार्मूला। मोड को हम एक फार्मूला लगा के कैलकुलेट करते हैं। मोड इज कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग फार्मूला। अब फार्मूला क्या है वो मैं लिख देता हूं, पहले आप लोग ये लिख लो सब। मोड निकालने के लिए एक फार्मूले का इस्तेमाल करना पड़ेगा। डिस्क्रीट में बिल्कुल जरूरत नहीं है, फ्रीक्वेंसी में जरूरत नहीं है, लेकिन क्लास इंटरवल वाले में फार्मूला लगाना पड़ेगा। और वो फार्मूला क्या है वो हम अभी यहां पर लिख लेते हैं। फार्मूला है मोड इज इक्वल टू एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। ये उसका फार्मूला है मोड का। एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच, जहां पर एल का मतलब है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, lower limit of model class L. H is the length of model class. H model class की लंबाई है। F1 is the frequency of model class. F1 model class की frequency है। F0 is the frequency of the class preceding the model class. F0 मॉडल क्लास से पहले वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी है। F1 is the frequency of the class, F0 is the frequency of
द क्लास प्रिसीडिंग द मॉडल। प्रिसीडिंग का मतलब पहले वाली, सक्सीडिंग का मतलब बाद वाली, तो F2 बाद वाली हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। लिख लिया सबने? ठीक है, चलिए अब मॉडल क्लास क्या, ये सब तो मॉडल क्लास से मिल जाएगा, लेकिन मॉडल क्लास क्या वो भी लिख लेते हैं। द क्लास इंटरवल having highest frequency is known as मॉडल क्लास। वो क्लास इंटरवल जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है वो क्या कहलाता है? मॉडल क्लास कहलाती है। जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, वो मॉडल क्लास हो गई। एल उसकी लोअर लिमिट है, एच उसकी लंबाई है, एफ उसकी फ्रीक्वेंसी है, एफ वन उसकी फ्रीक्वेंसी है, F0 उसके ऊपर वाली, F2 उसके नीचे वाली। अभी क्वेश्चन से और सब चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी आपको। लिख लिया सबने? फॉर्मूला लिख लिया? ये एल क्या है, एच क्या है, एफ क्या है, ये सब लिख लिए। F0 फ्रीक्वेंसी है पहले वाली क्लास की, F2 फ्रीक्वेंसी है बाद वाली क्लास की। मॉडल क्लास क्या होती है? जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है वो मॉडल क्लास होती है। मोड इज दी क्वेश्चन नंबर 1। कैलकुलेट मोड 5, 7, 10, 12, 10, 15, 12, 24 और फिर 12 और फिर 30। बता दो मोड कितना लिख दूं? 10 दो बार और 12 तीन बार, तो मोड क्या हो गया? 12 हो गया। बोलो हाँ या ना। कर लो यार, अभी इसमें तो कुछ दम नहीं है। और ऐसा नहीं कि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता, अभी मई अटेम्प्ट में आया है। 10 वैल्यू दे रखी है और बोला मोड निकालो, और एक वैल्यू 3 बार रिपीट हो रही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? जो 3 बार रिपीट हो रही है वो आंसर। चलिए, ये डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जाम्पल था। कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन था? डिस्क्रीट। अगला कैलकुलेट मोड। एक्स और एफ दिए गए हैं, एक्स है 2, 4, 6, 8 और 10। फ्रीक्वेंसी है 5, 7, 10, 6 और 4। बताइए मोड क्या हो जाएगा? सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी किसकी है? 6 की, मतलब 6 सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। 6 इज रिपीटेड हाईएस्ट टाइम्स। बोलो हाँ कि ना। तो आंसर कितना हो गया? 6 हो गया। मोड इज इक्वल टू 6। हो गया हो तो बताना भैया सब। इन दो मामलों में कोई दिमाग नहीं लगाना है, सीधा देख करके आंसर है। यहाँ पे 6 की फ्रीक्वेंसी 10 आ रही, मतलब 6 सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, इसलिए 6 मोड हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, कैलकुलेट मोड। मोड निकालिए, और अब की बार अपने को क्लास दे रखी है और फ्रीक्वेंसी दे रखी है। क्लास दे रखी है 0 to 4, 4 to 8, 8 to 12, 12 to 16 एंड 16 to 20।
ये दे रखा है 4, 10, 12, 8 और 4। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी 12 है। ये मॉडल क्लास हो गई। बोलो हाँ कि ना। ये हो गई आपकी क्या, मॉडल क्लास 12 सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी। अब आप मेरे को बता दीजिए कि एल क्या हो जाएगा, 8, इसकी लोअर लिमिट। एज क्या हो जाएगी, इसकी लंबाई, 12 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 4। F1 हो जाएगा, इसकी फ्रीक्वेंसी 12, इसकी खुद की फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है, 12। F0 इसके ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी कितनी, 10। F2 इसके नीचे वाली फ्रीक्वेंसी कितनी, 8। सब निकल गया। अब फार्मूला मालूम है, फार्मूले में वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। मोड इज इक्वल टू, एल की जगह पे अपन रख देंगे 8, F1 की जगह पे आ जाएगा 12, F0 की जगह पे 10, नीचे आ जाएगा 12 इंटू 2 माइनस 10 माइनस 8 इंटू 4। सारी वैल्यू फार्मूले में पुट कर दी। सबके पास वैल्यूज है, सबके पास फार्मूला है। फार्मूले में जहां जिसको लिखना है उसको रख दो और आप कैलकुलेट करो। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 8 को ऐसा का ऐसे ही छोड़ दो। 12 में से 10 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 2। 2 इंटू 4 ऊपर कितना हो गया, 8, डिवाइडेड बाय 24 में से 18 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 6। तो कितना हो गया, 8 प्लस 8/6। फाइनल आंसर बता दो कितना, 9.33 इज द आंसर। करना आ गया हो तो बताना, नहीं आया हो तो बताना। इसमें नहीं आने जैसा कुछ है नहीं। वैल्यू पुट करनी है, कैलकुलेटर चलाना है, आंसर निकालना है। मोड निकालने का क्वेश्चन है। समझ में आ गया हो तो बताओ सबको। चलो होमवर्क का क्वेश्चन लिखो। ये कैलकुलेशन करना आपका जिम्मा। ये इधर आप अगर गलती करेंगे, कैलकुलेटर चला के भी गलती करेंगे तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, आपकी। आप इतना भी कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, ये आपके ऊपर है। 12 में से 10 जाएंगे, 2 बचेंगे, 2 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 8 हो जाएगा। नीचे 24 में से 18 जाएंगे तो 6 बचेंगे। 4, 8/4, 6 हो गया। 1.33 कैलकुलेटर पे निकल गया, उसको जोड़ दिया, आंसर आ गया 9.33। ओके, चलिए होमवर्क का क्वेश्चन लिख लो। मोड कैलकुलेट करके लेके आना, कैलकुलेट मोड क्लास फ्रीक्वेंसी 0 to 6, 6 to 12, 12 to 18, 18 to 24 and 24 to 30। 10, 12, 15, 8, 4। ये क्वेश्चन है साहब। कैलकुलेट करना है सिर्फ क्या, मोड। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 15 है। तो मॉडल क्लास क्या हो जाएगी, 12 से 18 जो है वो मॉडल क्लास हो जाएगी। मंडे को अपन वापस ऐसे ही 9:30 बजे मिलेंगे। जो बच्चे अभी सब बैठे हैं वही के वही सारे, ठीक है। 2 जुलाई वाले और 10 जुलाई वाले बच्चे मिलेंगे। अभी अपन ने आज मोड पढ़ा है, अपन फिर मीडियन पढ़ेंगे, फिर ज्योमेट्रिक मीन, फिर हार्मोनिक मीन। सुबह 9:30 का अपना ये टाइम टेबल फिक्स चलता रहेगा। ठीक है बच्चों, सबको क्लियर। टाटा बाय बाय, नमस्ते। मंडे को मुलाकात होगी। जो लोग नए बेटे हैं संडे का उपयोग करें और 2 दिन के लेक्चर घर बैठ करके जरूर जरूर से देख लें।